एंड क्वेश्चन नंबर 26 ऑनवर्ड्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और कल की क्लास जब मैं कंक्लूड कर रहा था मैंने आपको बोला भी था कि यू आर सपोज टू स्टडी द सेक्शन 43CA, ठीक है। और उसने क्या बोला वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जिसमें हमने कहा कि जी अगर आपकी जो कंसीडरेशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, ठीक है, तो इन दैट केस हम आपकी कंसीडरेशन को इग्नोर कर देंगे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से ही आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। रिपीट कर रहा हूँ, लेट से मैंने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची और मैंने कहा कि सर मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है 50 लाख रुपए की, लेकिन उस एरिया की, उस जगह की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 80 लाख है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हम कैपिटल गेन इनकम टैक्स वाले जब कंप्यूट करेंगे तो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिया जाता है मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअल और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है। अगर आप बोलते कि सर नहीं 50 नहीं, मैंने तो 95 लाख बोला था, 95 लाख बोला था, अब 95 लाख या 80 लाख विच एवर इज हायर, तो आपको जो इनकम टैक्स देना है, कैपिटल गेन्स देना है वो 95 लाख के हिसाब से देना है, ठीक है। बट अगर आप बोलेंगे 50 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 80 लाख रुपए है, इन दैट के स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से आपका टैक्स निकाला जाएगा। हमने कहा सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की देखेंगे, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो चेंज हो जाती है। आज किसी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है, 2 साल के बाद 60 लाख हो जाती है, तो कौन से दिन की देखनी है? तो इसमें आया कि हमेशा द डेट ऑफ ट्रांसफर, वन एक्सेप्शन। हमने कहा सर डेट ऑफ एग्रीमेंट की भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में जनरली ऐसा होता है कि पहले बयाना होता है, पहले एग्रीमेंट होता है और उसके बाद ट्रांसफर की जाती है, जिस दिन रजिस्ट्री होती है, जिस दिन आपकी जो डीड है उसे रजिस्टर कर लिया जाता है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रेवेन्यू। तो वो कहते हैं कि सर मैंने आपको क्या कहा कि हमेशा कौन से दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है, जिस दिन रजिस्ट्री हुई है, जिस दिन आपने डीड साइन की है, जिस दिन आपको ऑनरशिप मिली है। लेकिन वन एक्सेप्शन, अगर आप चाहते हैं कि हम कौन से दिन की देखें, डेट ऑफ एग्रीमेंट की, तो डेट ऑफ एग्रीमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ होना चाहिए फ्रॉम द अकाउंट ऑफ परचेजर टू द अकाउंट ऑफ सेलर, ठीक है। एक और चीज हमने कहा कि सर कुछ थोड़ी सी तो कंसेशन या गुंजाइश दो, तो उन्होंने कहा कि जी 10%, ठीक है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% की रेंज में आ जाती है, इन दैट केस आप ही का प्राइस लिया जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। लेकिन अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% के अंदर नहीं आती, उसके बियॉन्ड चली जाती है, इन दैट केस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से ही आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। अभी तक मैंने जितना भी बोला है ये सारा का सारा 43CA ही बोला है जी, रिकॉल करवाया आपको PGBP। आप कहेंगे सर सेम प्रोविजन PGBP में भी और सेम प्रोविजन कैपिटल गेन्स में भी, ये डबल रोल क्यों है? ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि आप जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो आपके लिए क्या है। अगर वो आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो 43CA लगेगा और ये PGBP के अंदर आएगा। लेटेस्ट से मैं कहता हूं कि सर मैं क्लोनाइजर हूं, ठीक है, मैं जनपद हूं, एरियो हूं, ओमेक्स हूं, DLF हूं, ठीक है, और मैं मॉल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, कॉलोनी, प्लॉट्स, घर ये सब बनाकर बेचता हूं, ठीक है। इन दैट केस मैंने जो घर बेचा है वो मेरे लिए क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड, और इससे होने वाली इनकम PGBP में। तो वहां पर भी अगर आप कहते हैं कि सर मैंने सस्ते में बेच दिया जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा थी, तो 43C कहता है कि आपको जो टैक्स है वो किसके हिसाब से देना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से, बिकॉज आपकी जो एक्चुअल कंसीडरेशन थी वो कम थी। बट अगर आप कहते हैं कि सर मैं ये कॉलोनाइजर नहीं हूं, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं और मेरे लिए ये घर, ये बिल्डिंग, ये फैक्ट्री एक कैपिटल एसेट था, तो आपको कैपिटल गेन्स में आना पड़ेगा। एंड द सेम रेप्लिका प्रोविजंस आर अंडर द सेक्शन 50C, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्ले और भी है जी, नीचे वाले जो 3 पॉइंट्स हैं 4, 5, 6 ये नए हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड है प्रोविजन। जब मैं 43CA करवा भी रहा था तो मैंने आपको बोला भी था कि 50C ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसका एक पार्ट 43CA है, ठीक है। सो जल्दी से रीड करते हैं जी। सेक्शन आपको हाथ से लिखना पड़ेगा जी, 50C, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। आपको ये सेक्शन जबानी याद होना चाहिए कि सेक्शन 50C किस चीज का है। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग बहुत अच्छी है जी, जिसमें क्रक्स है, कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन माना जाएगा अगर ये एक्चुअल कंसीडरेशन से ज्यादा है तो। मैंने भी तो यही कहा, वेयर द कंसीडरेशन रिसीव, जो मेरे को कंसीडरेशन रिसीव हुई, जो मैं डिपार्टमेंट को बता रहा हूं वो कितनी है, 50 लाख। वो कहते हैं कि जी वो 50 लाख है और कैपिटल एसेट क्या है, बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज लैंड, बिल्डिंग और बोथ। क्लियर है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं आएगा।
इज लेस देन, आपने जो बोली अमाउंट वो कितनी बताई 50 लाख, इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, लेट से स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी 80 लाख, तो इन दैट केस हमने कहा सर आपको जो टैक्स है कैपिटल गेन है वो 80 लाख के ऊपर ही देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि जी द वैल्यू अडॉप्टेड बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, तो स्टैम्प ड्यूटी डिपार्टमेंट जो वैल्यू ले रहा है जिसको हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बोल देते हैं, जिस अमाउंट पे आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी पड़ती है, कहता है उसी को ही डीम्ड टू बी, ठीक है जी। एक्चुअल में मैं बोल रहा हूं कि सर 50 लाख पे बयाना हुआ है, 50 लाख पे डीड हुई है, 50 लाख मेरे बैंक में आए हैं, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं हम तो 80 लाख मानेंगे और आपका टैक्स 80 लाख के हिसाब से ही कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है। और मैं बोलता हूं हमेशा, गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं जी जब भी वो वर्ड बोलते हैं डीम्ड टू बी, ठीक है। डीम तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि 50 लाख में प्रॉपर्टी बेची है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम तो मानेंगे कि ये आपने प्रॉपर्टी कितने की बेची है 80 लाख की, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से नीचे तो आप बेच नहीं सकते, ठीक है। रियल वर्ल्ड में बेच सकते हो, ठीक है, बट वैल्यू 80 लाख के हिसाब से आपका टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट टू बी कंसीडर्ड। फाइन, मैंने आपको बोला स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी देखी जाती है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, लेकिन आप एग्रीमेंट की भी ले सकते हैं, और मैं कौन सी लेना चाहता हूं पहले की या आज की, पहले की लेना चाहता हूं क्योंकि उसमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम होगी, तो मैं कम लेनी चाहता हूं, आप ले सकते हो, लेकिन उस दिन कुछ ना कुछ आपको बैंकिंग मीडियम से ट्रांसफर हुआ, ठीक है। थोड़ा फास्ट रीड कर दूं इसको, ये सेम प्रोविजन है। तो कहता है वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर नॉट द सेम, तो उस दिन कौन से दिन की वैल्यू देखी जाएगी जिस दिन वो कहता है कि ये एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये प्रोविजन सिर्फ तभी लगेगी अगर कोई भी पेमेंट जो है वो कैसे ट्रांसफर हुई हो, बैंकिंग मीडियम से अदर देन कैश। बैंकिंग मीडियम क्या है वो आपको पता ही है, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डीडी, IMPS, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेफ्ट, भीम ऐप के द्वारा या किसी भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से। चलें आगे, फिर वो कहते हैं कि जी 10% की गुंजाइश है, अगर आपका और हमारा जो फर्क है वो सिर्फ 10% का ही है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 110% ऑफ। बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि 110% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू करना है या एक्चुअल कंसीडरेशन करना है। हमेशा किसका करना है, एक्चुअल कंसीडरेशन का 110% आपने करना, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसके 110% के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, हमने कहा कि सर एक्चुअल कंसीडरेशन है 50 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख, दैट इज एग्जैक्टली 110%। क्या अभी भी ओके? द आंसर इज यस, ठीक है, क्योंकि वो उसके अंदर आ गई है, उसके बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज वर्ड क्या लिखा है, डज नॉट एक्सीड 110%। अगर एग्जैक्टली 110% भी है तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो 110% के बियॉन्ड ना चली जाए, ठीक है। सो वो कहता है कि जी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है अगर वो एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% के अंदर, 110% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन के 110% के अंदर ही फॉल हो जाती है, इन दैट केस हम आपकी कंसीडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानेंगे और उसमें अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतनी वेरिएशन तो चलती है, ठीक है, 5-10% की वेरिएशन चलती है। और मैंने पहले भी बोला था ये 110% इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इस बार पेपर में आएगी ही आएगी, ठीक है। और अभी तक मैंने आपको पिछला रेट नहीं बताया, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। फाइन, अभी सेटल, चलेंगे आगे। ट्रांसफर करना है, डेट ऑफ ट्रांसफर देखने के लिए वो कोई लिमिट है कि इतनी ट्रांसफर करनी है? नहीं, चाहे 1 रुपया हो, ठीक है। इन्होंने लिखा है और द पार्ट देयर ऑफ अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन और द पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो अगर मेरी डील 100 करोड़ रुपए हुई थी, मैंने उसे 10,000 रुपए भी ट्रांसफर किए हैं, बैंकिंग मीडियम से किए हैं, तो उसी दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले ली जाएगी डेट ऑफ एग्रीमेंट की, बशर्ते डेट ऑफ एग्रीमेंट वाले दिन या उससे पहले कुछ ना कुछ बैंकिंग मीडियम से चैनल से ट्रांसफर हुआ, ठीक है। उससे पहले भी हुआ होगा तो चलेगा। आइए पॉइंट नंबर, हाँ जी, उसके बाद नहीं होनी चाहिए, उस दिन या उससे पहले। तो जो एग्रीमेंट से पहले की जो डेट है जब उन्होंने ट्रांसफर किया, तो फिर वो एग्रीमेंट में वो डेट रखेंगे जिसे नेक्स्ट ट्रांसफर किया, एग्रीमेंट वाले। लेटेस्ट से एग्रीमेंट की बात संडे को चल रही है, ठीक है। और हमने कहा सर मेरे पास तो ये ऑनलाइन बैंकिंग है नहीं, मैं तो बैंक में जाके RTGS करवाऊंगा, और मैं एक दिन पहले ही जाके RTGS करवा जाता हूँ और संडे को जाकर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाली ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखी जाएगी संडे को, फ्राइडे की नहीं देखी जाएगी जिस दिन आपने ट्रांसफर किया। क्लियर?
बट अगर आपने मंडे को ट्रांसफर किया है फिर कोई डेट नहीं, फिर सीधा डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। फिर एग्रीमेंट को कंसीडर ही नहीं करना, क्योंकि कंडीशन क्या है, उस दिन या उससे पहले कुछ ना कुछ बैंकिंग मीडियम से ट्रांसफर हुआ होना चाहिए। आर वी गुड? पॉइंट नंबर 4 के ऊपर आते हैं। सुनिए, मैं अपनी पुरानी एग्जांपल ही कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसके अंदर मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 50 लाख की बिकी है और एक्चुअल में वहां पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रेट है 80 लाख, और गवर्नमेंट जी टस से मस नहीं हो रही, अड़ी बैठी है कि जी 80 लाख से नीचे तो हम मान ही नहीं सकते कि ये प्रॉपर्टी बिक गई। और हमने कहा कि सर आप गलत भी तो हो सकते हैं, ठीक है, और हमारी प्रॉपर्टी 50 लाख में बिक गई, इसी की गरीमत है, ठीक है। इसकी मैं 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। लेटर से मैंने कहा कि सर ये जो रेट है ना, ये मेन रोड का रेट है, ठीक है, या फिर मेन एरिया का, और इसमें एक गली है जो बहुत ज्यादा भीड़ी है, अच्छा एरिया है, पोस्ट लोकेलिटी है, लेकिन कोई एक गली ऐसी होती है जो ज्यादा ही भीड़ी और कंजेस्टेड होती है, जिसमें 2 गाड़ियां भी इकट्ठे पार्क नहीं हो सकती। इन दैट केस हमने कहा सर वहां पे तो रेट कम ही है। अब आपके हिसाब से उस एरिया का रेट 80 लाख रुपए है, होगा, बट इस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, उसी एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर लेन है जो आगे जाके बंद हो जाती है, या किसी भी वजह से उसकी कोई भी डिसएडवांटेज हो सकती है। या फिर सेकेंड एग्जांपल, हमने कहा कि सर ये वही प्रॉपर्टी, आपने तलवार मूवी देखी होगी, आरुषि डबल मर्डर केस पे, ठीक है, और यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी में वो मर्डर हुए हैं दोनों, ठीक है, और कोई नहीं खरीदना चाहता जी इसको, और आप बोल रहे हो 80 लाख की, बड़ी अच्छी लोकेलिटी 80 लाख की है, ये 50 लाख में बिक गई, यही गरीमत है। कोई कहना रहता है उस बेचारे को पता ही नहीं कि यहाँ पे मर्डर हो गया, ठीक है। सो इन दैट केस ये बिकी नहीं रही थी, तो 50 लाख यही है और मैं टैक्स 50 लाख के हिसाब से ही दूंगा, ठीक है। दूसरा, फिर हमने कहा कि सर आपने मूवी तो देखी होगी, कोई है, ठीक है, ये हॉन्टेड है जी एरिया, ठीक है, और यहाँ पे रात को कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, और हम तो बस बेच के भाग लिए और जितना मिल गया बस ठीक है, और टैक्स हमने इतने पे ही देना है, ठीक है। आपके हिसाब से होगा ये एरिया बहुत अच्छा है, 80 लाख रुपए आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, बट एक्चुअल में 50 लाख की ही है ड्यू टू एनी डिसएडवांटेज, ठीक है। इन दैट केस हमने कहा कि सर आप अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को बुला लो, आप चेक करवा लो, यू डू नॉट ट्रस्ट अस। मैं बोल रहा हूं कि इसमें 80 लाख रुपए की वैल्यू है ही नहीं, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख है। आप अपने वैल्यूएशन ऑफिसर को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आए, और कहां से आए, वेल्थ टैक्स से, ठीक है जी। वेल्थ टैक्स हमारा अबॉलिश हुआ 2013 के अंदर, और वहां पे उसमें ये बहुत सारी बड़ी टीम थी जी वैल्यूएशन ऑफिसर्स की। जब वेल्थ टैक्स अबॉलिश हुआ सारे बेरोजगार हो गए, ठीक है, उनको किसने अडॉप्ट कर लिया, इनकम टैक्स वालों ने, कि आपसे कुछ काम करवाएंगे। तो वहीं से ये सेक्शन नया ऐड किया गया 2013 के अंदर कि जी वैल्यूएशन ऑफिसर को आप अपने भेजिए और उसको बोलिए कि जी वैल्यूएशन करके आइए। अब वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट ही सब कुछ बताएगी जी। सुन लीजिए, वैल्यूएशन ऑफिसर ने 3 वैल्यूज बताई जी, 4 कर देता हूं, 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 CR, 100 लाख, ठीक है जी। 4 वैल्यूज वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई। अगर तो उसने 40 बताई तो हमने कहा ठीक है जी सर आप ही सच्चे हैं, आप 50 पे टैक्स दे दें, आप 50 के ऊपर टैक्स दे दीजिए। अगर उसने 60 बताई तो 60 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसने 80 बताई तो बात खत्म हो गई। उसने कहा कि जी देख लिया, हम भी 80 बोल रहे थे, हमारा वैल्यूएशन ऑफिसर भी 80 बोल रहा है, आपको 80 के हिसाब से टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम तो ये हो ही नहीं सकती है। और अगर उसने बोल दी कि जी 1 CR, ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 लाख, इन दैट केस इनकम टैक्स वालों ने कहा कि सर आप बस आप 80 पे ही दे दीजिए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रखी और उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन ऑफिसर के आने से आपका नुकसान नहीं हो सकता। वैल्यूएशन ऑफिसर अगर करके जाएगा तो आपका भला करके जाएगा, या फिर अनहार्म्ड आपको छोड़ के जाएगा। वैल्यूएशन ऑफिसर के पिक्चर में आने से अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोल दिया कि सर आप 80 लाख पे अड़े हुए थे, आप तो बोलते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 80 लाख या 80 लाख से कम हो ही नहीं सकती, अगर उसने कम बोल दी और मैं उससे ज्यादा बोल रहा हूं, फिर तो वो कहते हैं कि सर ठीक है आप ही सही बोल रहे हैं, आप 50 लाख के ऊपर टैक्स दे दीजिए। अगर उसने मेरे से ज्यादा बोली है लेकिन 80 से कम कर दी है तो फिर उसकी बात मानी जाएगी, जो भी उसने वैल्यू बोल दी। बट अगर वो 80 या 80 से ऊपर बोल रहा है तो 80 पे ही फिर हम टैक्स देंगे। फिर हम कहेंगे सर ये वैल्यूएशन ऑफिसर वाली बात रहने दो, उसकी रिपोर्ट को इग्नोर करो, आप जो बोल रहे थे मैं उसी हिसाब से आपको टैक्स दे दूंगा। मैं एक नटशेल आपको दोबारा से बोल रहा हूं कि वैल्यूएशन ऑफिसर के पिक्चर में आने से आपको फायदा ही हो सकता है, आपको नुकसान नहीं हो सकता, या फिर तो फायदा ही नहीं होगा या फायदा होगा बट नुकसान नहीं हो सकता। रीड कर लेते हैं। द असेसिंग ऑफिसर may refer the valuation of the capital assets to
द वैल्यूएशन ऑफिसर। अब असेसिंग ऑफिसर ने जी वैल्यूएशन के लिए भेज दिया किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। वेयर द असेसिंग क्लेम्स बिफोर द असेसिंग ऑफिसर कि सर आपने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली है वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है एज ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है जी, ये मेरी ही एग्जांपल है जिसमें वो 80 लाख पे अटका हुआ था और मैंने कहा कि सर इसकी वैल्यू 80 लाख है ही नहीं। ठीक है, उस दिन जिस दिन मैंने ये प्रॉपर्टी बेची है आप गलत प्राइस बोल रहे हो जी 80 लाख, ये प्रॉपर्टी 50 में बड़ी मुश्किल बिकी है। एंड द वैल्यू अडॉप्टेड और असेसेबल फॉर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हैज नॉट बीन डिस्प्यूटेड इन द अपील। लेकिन वो कहते हैं कि जी वो किसी भी कोर्ट अथॉरिटी या हाई कोर्ट वगैरह के अंदर पेंडिंग मामला नहीं होना चाहिए, पेंडिंग मैटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये बात ना आपको पहले भी बोली थी, आगे जब अपील्स वाला केस आएगा तब भी चैप्टर आएगा उसमें भी ये बात आपको बताऊंगा। देखिए एक मैटर जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, जिसके ऊपर कोर्ट पहले कोई जजमेंट दे रही है, उसको हम टच नहीं करना चाहते। क्यों, मेरे वैल्यूएशन ऑफिसर ने बोला कि सर इसकी वैल्यू 70 लाख है, कल उस कोर्ट ने बोल दिया 90 लाख है, तो डिस्प्यूट हो जाएगा। हम कहेंगे डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट से ही नहीं बन रही। ठीक है, ये आपस में लड़े जा रहे हैं, एक ही डिपार्टमेंट के दो लोग दो बातें बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बदनामी होती है। तो हमने कहा कि सर ये मैटर कहीं पे पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ओनली देन वी विल रेफर इट टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। ठीक है, आर वी गुड सो फार? ये पॉइंट नंबर 2 इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, बस उसके अगेंस्ट कोई भी अपील या वो मैटर किसी भी हाई कोर्ट अथॉरिटी या किसी भी कोर्ट के अंदर पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आइए जी अब पॉइंट नंबर 5 में आते हैं, जिसके अंदर रिपोर्ट आ गई थी। वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू सर्टेन कर ली। वेयर द वैल्यू सर्टेन बाय द वैल्यूएशन ऑफिसर एक्सीड्स, ठीक है जी, वो 80 लाख से ज्यादा वैल्यू बोल गया। वो क्या कहता है कि सर इसकी वैल्यू कितनी है, 100 लाख है, एक्सीड्स द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। इन दैट केस हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे। ठीक है जी, द वैल्यू अडॉप्टेड बाय सच अथॉरिटी। सच अथॉरिटी कौन सी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की जौन सी अथॉरिटी है, वैल्यूएशन अथॉरिटी, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही इसके अंदर ली जाएगी। Thus, in other words, इसी पैराग्राफ को वो कहते हैं कि थोड़े सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लिख देता हूं। कहते हैं कि जी अगर आपका केस वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चला गया तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या मानी जाएगी, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, जो वैल्यू वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताई है, या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लेस। तो अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बताई थी 60 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वालों ने बताई थी 80, तो फिर 60 के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने टैक्स, इसने वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू बताई 100 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाले बोल रहे हैं 80, तो फिर 80 के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, वैल्यूएशन ऑफिसर आपकी वैल्यूएशन को कम तो करवा सकता है, एनहांस नहीं करवा पाएगा। असेसेबल का क्या मतलब है जी, क्रॉस कर रहे हैं जी। पॉइंट नंबर 6 नॉट टू बी डूड। पॉइंट नंबर 7 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1/4/2001 को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये पॉइंट आया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमने क्या बोला था कि जी आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है या फिर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, कब 1/4/2001 को, विच एवर इज हायर। हाउएवर फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था फेयर मार्केट वैल्यू बड़े लोग प्ले करते जाते थे कि जी 2-4 वैल्यूअर से रिपोर्ट करवा ली और बोला कि 1/4/2001 को इसकी वैल्यू इतनी थी। ठीक है, मैंने उल्टा बोल दिया है ना, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, आप यहां पर अपनी फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा बताना चाहते थे, लेकिन हम उसे कम बोलेंगे। तो वो कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकती जी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मैंने उल्टा बोल दिया था। सेम पॉइंट है जी मेरे तरफ से, पॉइंट नंबर 7 यहां पे क्रॉस है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आपको पेज नंबर 4 या 5 पे मैंने बताया था। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमने आपको बताया एक्चुअल कॉस्ट या फिर फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती।